टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और आज हमारे साथ होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो कि अहमदाबाद से जुड़े हैं। मुकेश साहब, आपका स्वागत है हमारे शो में। मुकेश जी कई सारे खास रिसर्च करके लाए हैं टैक्स पेयर्स को किस तरह से राहत पहुंचाई जाए, और रिटर्न फाइल करने का समय चल रहा है तो उस पर भी काफ़ी कुछ चर्चा करेंगे मुकेश पटेल साहब से। तो दर्शकों को बता दूं कि अगले आधे घंटे तक जो आपको हम बताने वाले हैं वो ये कि आया इनकम टैक्स का नया कानून, अब टैक्स पेयर्स के लिए क्या बदले नियम, इनकम टैक्स नहीं देने वालों को भी क्या भरना होगा इनकम टैक्स रिटर्न, और अगर शेयर बाजार से हो रही है कमाई तो रिटर्न में उसे प्रोफेशनल इनकम माने या फिर बिजनेस इनकम, दोनों में कौन सा फायदेमंद है। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा वह है इनकम टैक्स कानून का। दरअसल 64 साल पुराना इनकम टैक्स कानून, जी हाँ, हम लोग अब तक जिस इनकम टैक्स कानून का पालन कर रहे थे वो करीब 1960 में हुआ था, 64 साल पुराना, और उस पुराने कानून को अब खत्म कर दिया गया है। उसकी जगह अब नया कानून आएगा और संसद में इससे जुड़े बिल को पास कर दिया गया है। अब ये जो नया कानून है ना, ये कई मायनों में अलग है। 800 पुराने सेक्शन थे जिसको अब सिर्फ 536 सेक्शन कर दिए गए। हालांकि सेक्शन यानी धाराएं कम होने का मतलब ये नहीं कि टैक्स की देनदारी आप पर कम हो जाएगी, लेकिन हाँ, टैक्स की पेचीदगियां जरूर कम हो जाएगी जो देनदारी से कम भारी नहीं होती हैं। तो सबसे पहले मुकेश पटेल साहब से समझते हैं। मुकेश जी, ये जो पेचीदगियाँ कम हुई है, बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, आप पहले ही बता रहे थे मुझे, मैं उतने सारे चेंजेस पे नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ आपसे पूछूंगा, चूंकि जो लोग रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो उनके लिए रिटर्न के लिहाज से क्या बदलाव किए गए हैं? तो अभी के जो प्रावधान है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि आप अपना रिटर्न भरें, उसके साथ आपका रिफंड हो। अगर आप समय से रिटर्न भरते हैं तो रिफंड पर आपको जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो मिलता है। अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इतना एक प्रावधान है। अब नए नंबर 2 बिल में भी यही चालू रखा गया है। तो रिलीफ जो आज 2-3 दिन से बताई जाती है कि एक बड़ा सुधार किया गया है, तो वो क्या है? नंबर 1 में इन्होंने ये कहा था कि अगर आप अपना रिटर्न देरी से भरेंगे तो आपको रिफंड कतई मिलेगा नहीं। तो ये तो बहुत ज्यादती थी। सिलेक्ट कमिटी ने भी कहा कि ऐसा प्रोविजन तो नहीं हो सकता है, इसलिए उसको ड्रॉप किया गया। तो जो प्रोविजन बदलाव जो हम मानते हैं, वो जो एक सूचित प्रावधान था उसको उन्होंने ड्रॉप कर दिया है, और इतनी रिलीफ हम कह सकते हैं। बाकी जो करंट प्रोविजंस हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, रिफंड, इंटरेस्ट वगैरह के, वही के वही प्रोविजंस नए इनकम टैक्स बिल 2 में भी चालू रहेंगे। ये बात बहुत स्पष्ट है। प्रावधान रखा गया था बिल 1 में, उस प्रावधान को खत्म किया गया है। वो जो आवाज उठी थी उसके खिलाफ, अब बिल 2 में जो है सो उसको कहा गया कि नहीं जी, ये सारी चीजें हट गई हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, जो बदलाव किए गए हैं वो कानून कब से लागू होंगे? नया कानून, नया जो इनकम टैक्स कानून है। हाँ, एक्चुअली ये नया बिल अभी जो सूचित है वो उन्होंने ये कहा है कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। अच्छा, 1 अप्रैल 2026 माना वित्तीय वर्ष 26-27 से ये लागू होगा। हाँ। लेकिन हिस्टोरिकली हम जानते हैं हमारे कंपनीज एक्ट वगैरह बहुत सारे जो बिल्स पास हुए, नए एक्ट सूचित हुए, पर एक्ट अकेला नहीं आता। एक्ट के साथ रूल्स, फॉर्म्स, नोटिफिकेशंस, बहुत सारी चीजें आती है। तो लक्ष्मण जी, अब सवाल ये है कि इन्होंने प्रस्ताव तो किया है कि 1 अप्रैल 2026 से ये नए प्रावधान लागू होंगे, लेकिन वो डेट वो लोग कमिट मेंटेन कर सकते हैं या उससे लेट होता है, वो हमें देखना होगा। जो कानूनन पोजीशन है वो है कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। उसमें बदलाव होगा तब बदलाव करें, कष्ट अपने दर्शक को कंफ्यूज करने से मतलब नहीं बनता है। चलिए, तो ये एक बात कही आपने। एक और चीज, कोई चिंता का कारण नहीं है। चलिए, एक चीज और बात, चूंकि लेट रिफंड की बात आपने की थी, रिटर्न फाइलिंग की बात की थी, तो मुझे ये समझाइए कि कई लोग रिटर्न भरने की आखिरी तारीख अब नजदीक आ रही है, तो हमें दर्शकों को बता दीजिए कि इस आखिरी तारीख तक रिटर्न फाइल कर दें। अगर रिटर्न फाइल करने से चूक जाते हैं तो उनको क्या क्या नुकसान होगा, बता दीजिए, ताकि डर जाएंगे तो रिटर्न समय पर फाइल कर देंगे वो।
बिल्कुल नहीं, ये अपने इंटरेस्ट में है। लोगों को ये समझना है कि अगर वो लेट होते हैं तो जैसे मैंने आगे डिस्कस किया, आपका रिफंड बनता है तो उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, वो तो एक नुकसान होगा ही होगा। इसके सिवा आपको टैक्स नहीं भी भरना है, मान लीजिए रिफंड ही लेना है या टैक्स या रिफंड कुछ भी नहीं है, पर आपका इनकम टैक्स का ऑब्लिगेशन है रिटर्न भरने का और आप लेट भरते हैं, तो एक सेक्शन 234F में आपको 5,000 रुपया का फाइन लगाने का प्रावधान है। और अगर 5 लाख से कम है आपकी टोटल इनकम तो 5,000 के बजाय 1,000, तो कम से कम 1,000 और मैक्सिमम 5,000 के फाइन के लिए आपको तैयार रहना है। और अगर आपको टैक्स चुकाना है तो उस पर प्रति मास 1% पर मंथ के हिसाब से 12% पर एनम के हिसाब से आपको लेट फाइलिंग का इंटरेस्ट भी चुकाना होगा। और आपका कोई कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस होता है तो लक्ष्मण जी वो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस का भी फायदा आप घुमाएंगे। फॉरेन टैक्स क्रेडिट लेनी है तो उसका भी फायदा घुमाएंगे। तो ये सबके हित में है कि आप समय पे अपना ITR फाइल करें तो ही आप सब तरीके से सुरक्षित रहेंगे। ये तो बहुत ही नुकसान है जो लोग समय पे रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। तो इसलिए भाई साहब नज़दीक आ रही है तारीख, आप फाइल कर दीजिए। इससे बेहतर ये नहीं है कि भाई ट्विटर पे मुहिम चलाएं कि एक्सटेंड करिए, डेट एक्सटेंड करिए। फाइल कर दीजिए, अच्छा रहेगा। आखिरी समय का इंतजार ही मत करिए, क्योंकि वेबसाइट पर लोड बढ़ जाता है तो कई बार फाइलिंग करने में दिक्कत आती है। तब इस समय फाइल करिए, वरना ये सारे नुकसान जो मुकेश पटेल साहब बता रहे थे वो सब झेलना पड़ सकता है। एक चीज़ और आपके मन में ये अगर हो, दर्शकों से कहना चाहूँगा कि हम तो इनकम मेरी बहुत कम है, इनकम टैक्स की लिमिट में नहीं आते हैं, तो रिटर्न क्यों फाइल करना। तो ऐसे कई लोग मन में कन्फ्यूजन होता है। लेकिन एक कन्फ्यूजन दूर करूंगा कि जिनकी आमदनी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है, क्या उनको भी रिटर्न फाइल करना जरूरी है क्या? ये चर्चा मैं करूंगा मुकेश पटेल साहब से आगे चलकर शो में। लेकिन फिलहाल कई सारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चलते हैं गुरुग्राम, जहां से अशोक प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी नमस्कार, कैसे हैं आप? प्रणाम लक्ष्मण जी। जी प्रणाम साहब, मेरा प्रणाम आप दोनों को। जी प्रणाम प्रणाम। अशोक जी हेलो जी, बताएं, आपकी आवाज आ रही है, क्या सवाल आपके पास? हाँ जी बोलिए। कैपिटल गेन के ऊपर है। मैंने अपना घर रेजिडेंशियल हाउस बेचा है और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। अब दोनों को मैं एक फ्लैट लेके देना चाह रहा हूँ, पर बगैर बैंक लोन के मैं नहीं दे पाऊंगा। बैंक वाले कहते हैं कि आप 77 के हो चुके हैं, आपको हम लोन नहीं देंगे, सिर्फ बच्चों को लोन देंगे। तो जो बच्चे अब घर खरीदेंगे उसमें मेरा नाम नहीं होगा, सिर्फ बच्चों का नाम होगा बैंक की वजह से। तो ऐसे मैटर में कैपिटल गेन एग्जेम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? मुकेश जी। हाँ लक्ष्मण जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इनके जैसे प्रश्न बहुत सारे हमारे खास तौर से जो एजेड सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके लिए ये खड़ा होता है। अब इसमें 2 बातें आपको बता दें। सबसे पहले तो आपका जो कैपिटल गेन है वो 2 करोड़ रुपए के दायरे में है, इसलिए आपको जो हम कहते हैं कि 2 फ्लैट आप जो ले रहे हैं अपनी एक प्रॉपर्टी बेच के, तो वो आप जरूर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ख्याल ये रखना है कि आपका नाम आपको रखना है। सवाल यह है आप अपने बेटे या बेटी का भी रख सकते हैं या नहीं साथ में, क्योंकि लोन आप उनके नाम से ले रहे हैं। तो मेरी आपसे एडवाइस ये है कि आपका नाम निकाल मत दीजिए, आपका नाम रखिए, क्योंकि आप भी कुछ निवेश तो कर ही रहे हैं घर में। जो मान लीजिए जो भी आपका कैपिटल गेन का अमाउंट है या जो सेल कंसिडरेशन आया है वो तो आप लगाएंगे। फॉर द एडिशनल अमाउंट आप अपने बच्चों के नाम से लोन ले रहे हैं, तो टेक बोथ द फ्लैट्स इन द जॉइंट नेम्स, कि जहां आपका भी नाम रहे और आपके बच्चों का भी, दोनों में एक एक करके नाम रहे। पहले इसके बारे में झगड़े हुआ करते थे, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता था कि भाई टैक्स पेयर ने ये बेचा तो टैक्स पेयर के नाम से ही संपूर्ण निवेश होना चाहिए। लेकिन बहुत सारी हाई कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स ने इसके बारे में एक ब्रॉडर व्यू
इन फेवर ऑफ द टैक्स पेयर लेते हुए ये कहा है कि भाई टैक्स पेयर का नाम के साथ अगर उसके कोई क्लोज रिलेटिव हो, उसकी वाइफ हो, सन हो, डॉटर हो, उसका नाम भी जॉइंट में रखते हैं आइदर फॉर लोन पर्पस और फॉर स्मूथ सक्सेशन वगैरह के हेतु से, तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता है और आपको सेक्शन 54 की रिलीफ भी मिलेगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अपना प्लानिंग करिए लक्ष्मण जी। चलिए, तो कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? दिक्कत है, बैंक मुझे लोन नहीं देगा। हेलो, नहीं, ऐसा आप अपना नाम भी रखिए। यूसी बहुत सारे केस आपको बैंक को समझाना होगा क्योंकि आप भी निवेश कर रहे हैं। जॉइंट प्रॉपर्टी रखिए ना, आपका रखिए निवेश और आपके सन और डॉटर का भी रखिए। आपका इन्वेस्टमेंट तो हो ही जाता है, आपको इनकम टैक्स का फायदा मिलेगा और बैंक जो है वो लोन जरूर दे सकता है टू द एक्सटेंट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकन बाय योर सन एंड डॉटर। आई थिंक ये तरीका है जिस तरीके के जरिए आप लोन ले सकते हैं। और चूंकि इनकम टैक्स प्रावधानों का जिक्र यहाँ पे किया मुकेश पटेल साहब ने, कई सारे ऑर्डर भी हैं जिसका हवाला यहाँ पे दिया है। इस भी चलते हैं भुवनेश्वर, जहाँ से आशुतोष प्रधान जी का फोन कॉल आया हुआ है। आशुतोष जी नमस्कार। जी नमस्ते। नमस्ते, बताएं सर क्या उलझन है आपकी? सर मेरा ये सवाल है, मेरी माँ जो है वो 72 साल की एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अच्छा। उन्होंने रिटायरमेंट बेनिफिट से 40 KVP खरीदा था, किसान विकास पत्र 40 नंबर का, और उसका जो मतलब खरीदा था 2016 में। ठीक है। अभी 24-25 फाइनेंशियल ईयर में उसका इंटरेस्ट आया है 4,880 रुपया करके। ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट है 4,880 रुपया का, उसका मतलब उसमें हमको कोई एग्जेम्पशन या टैक्स रिबेट वगैरह कुछ मिल सकता है? क्योंकि 8 साल 7 महीने बाद ये जो आया है इंटरेस्ट, इसके लिए मेरा सवाल है। मुकेश जी। जी देखिए, आपके लिए सबसे पहले मुझे एक सवाल ये पूछना है। आपकी माताजी जो है इन द अर्लियर ईयर्स, रिटायरमेंट के बाद ये पिछले सालों में उनका रिटर्न वो भरते रहे या रिटर्न नहीं भरते थे? सर रिटर्न भरते रहे हैं। उनका रिटर्न भरता था या नहीं भरता था? हाँ जी, रिटर्न भरता था। अच्छा, और उसमें आपने ये केवीपी का इंटरेस्ट दिखाया नहीं है? नहीं, हमें मालूम ही नहीं था, मतलब इसका कोई इंटरेस्ट आता है क्या आता है। अच्छा, क्योंकि वो परचेज किया था। तो फिर आपको ये ध्यान, एक्चुअली लक्ष्मण जी बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है और इनफैक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी ये कहता है कि भाई केवीपी के इंटरेस्ट में आप हर साल का जो एक्रूड इंटरेस्ट है वो दिखाते रहिए, क्योंकि हर साल आप थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दिखाते रहेंगे, उस पर ज्यादा टैक्स नहीं आएगा। जब एक साथ आता है तो आपका टैक्स की लायबिलिटी बढ़ सकती है। अब दो चीजें हैं, केवीपी का इंटरेस्ट, उसमें कोई एग्जम्पशन नहीं है, रिबेट भी नहीं है, इट इज टैक्सेबल। या तो आप 8 साल के अंदर हर एक साल में एक्रूड इंटरेस्ट दिखाएं तो कोई सवाल नहीं है। अगर आपने एक्रूड इंटरेस्ट नहीं दिखाया है तो ऑन मैच्योरिटी जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो आपको दिखाना पड़ेगा और उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। हालांकि आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि अगर इस साल में वो आपको मिला है तो इस साल में तो काफी, माना 25-26 फाइनेंशियल ईयर से, लक्ष्मण जी आप हमारे सब दर्शक जानते हैं कि इनकम टैक्स के रेट्स है वो बहुत ही रैशनलाइज हो चुके हैं, इसलिए आपको एक्चुअली आप आगे दिखाते थे उससे शायद अभी दिखाएंगे पूरी अमाउंट तो भी टैक्स कम आ सकता है। आप ये गिनती कर लीजिएगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि ये कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। एक बार फिर सबका स्वागत है, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के हमारे साथ बने हुए जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी, लोगों के सवाल नहीं, उससे पहले एक सवाल, चूंकि रिटर्न फाइल करने का समय चल रहा है, कई लोग कहते हैं जी हमारी आमदनी तो उतनी है नहीं, हम इनकम टैक्स के दायरे में आते नहीं है, तो हम क्यों रिटर्न फाइल करें? सही सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं वो लोग? लक्ष्मण जी, ये गलत सोच है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपका 10,000 या 50,000 रुपया भी इनकम है तो आपको रिटर्न भरना है, या तो पान लिया हुआ है इसलिए इट इज कंपल्सरी। बट
ये जो लोगों के माइंड में गलतफहमी होती है वो ये है कि देखिए, मेरी जो ग्रॉस टोटल इनकम, खास तौर से जो लोग पुराने ओल्ड रेजिम में जाते हैं या नए रेजिम में भी समझिए स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह जो लेते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए, और या तो कैपिटल गेन्स के उनके कुछ एग्जम्पशंस हैं, उस केस में उनका ये ख्याल होता है कि हमारी इनकम कम है, या तो रिबेट के दायरे में है, या तो हमारा रिबेट वगैरह को गिनते हुए और एग्जम्पशन गिनते हुए हमको कोई टैक्स ही नहीं भरना, इसलिए हम रिटर्न न भरें। तो ये गलत इसलिए है क्योंकि सेक्शन 139 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट सेज कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, माना कोई भी डिडक्शंस को ध्यान में रखते हुए, या तो कैपिटल गेन्स के जैसे सेक्शन 54, 54F, EC वगैरह के, उसको ध्यान में रखते हुए आपकी टोटल इनकम, अगर ग्रॉस टोटल इनकम माना जो प्रिस्क्राइब लिमिट है ओल्ड स्कीम में 2.5 लाख और इस साल नई स्कीम में 3 लाख, तो इससे ज्यादा है तो आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी है। अगर आप रिटर्न भरने के लिए जिम्मेवार हैं, नहीं भरेंगे तो लक्ष्मण जी आगे हमने जो चर्चा की थी ना, वो 234F का फाइन लग जाएगा, फाइन लग जाएगा। इसीलिए रिटर्न फाइल करना बेहद जरूरी है। तो रिटर्न फाइल करिए, भले ही इनकम टैक्स के लिमिट के दायरे में आप आते हैं या नहीं आते हैं। इस बीच एक कॉल आ गया है मुकेश जी उत्तराखंड से, मनोज कुमार गुप्ता जी का। मनोज जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। सर मैं आपका CNBC आवाज का रेगुलर व्यूअर हूँ और पटेल सर ने काफी हमें हेल्प करते हैं इनकम टैक्स बचाने के लिए। तो एक सर मेरी उलझन ये है कि मेरा बेटा 21 साल का है और उसकी जो शेयर मार्केट में वो ट्रेडिंग करता है, उसके लॉन्ग टर्म गेन और शॉर्ट टर्म गेन है। लॉन्ग टर्म गेन 2 लाख रुपए का है और शॉर्ट टर्म गेन भी लगभग 2 लाख रुपए का है। ठीक है। लेकिन उसकी कोई और इनकम नहीं है, सिर्फ यही इनकम है। तो मुझे ये जानना है कि उसको इनकम ITR फाइल करना पड़ेगा क्या, या और कोई टैक्स की लायबिलिटी उसकी बनेगी क्या? मुकेश जी बड़ा अच्छा सवाल है। लक्ष्मण जी, जो हम अभी बात कर रहे थे वही पर हम आ गए। उनका 2 लाख और 2 लाख माना 4 लाख के आसपास का उनका कैपिटल गेन है। अब हमारी जो एग्जम्पशन लिमिट है इस साल के लिए, माना असेसमेंट ईयर 2025-26 वित्तीय वर्ष 2024-25 की, वो है 3 लाख रुपया। तो 3 लाख में से आप ये 4 लाख हो गया। हालांकि उनको 1,25,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी का जरूर डिडक्शन मिलेगा, पर मैंने जैसे बताया कि उसको ध्यान में रखते हुए आपको फिर भी रिटर्न फाइल करना है, क्योंकि टैक्स में आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं एडजस्टमेंट, बाकी थोड़ा टैक्स तो आपको जरूर भरना पड़ेगा सर। ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा और अपना रिटर्न भर के गिनती करके जो टैक्स भरना है वो भरिएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होगा। एक छोटा सवाल लेते हैं मुकेश पटेल साहब। डॉक्टर हारून साहब हैं, डॉक्टर मोहम्मद हारून, ये कोलकाता के हैं। इनका ईमेल आया है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि डॉक्टर की प्रैक्टिस से इनको कमाई होती है। अब ये जानना चाहते हैं कि इस कमाई को, इनकम को कैसे दिखाएं, प्रोफेशनल इनकम में दिखाएं या फिर बिजनेस इनकम में दिखाएं? लक्ष्मण जी, बहुत क्लियर है कि डॉक्टर जो है वो जब प्रैक्टिस करता है अपने तरीके से तो वो उसकी प्रोफेशनल इनकम मानी जाती है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में भी जो मेडिकल प्रोफेशनल है, लीगल प्रोफेशनल, मेडिकल प्रोफेशनल, अकाउंटिंग प्रोफेशनल, ये सब को प्रोफेशनल्स माना जाते हैं। और इसलिए 44 ADA में आपका जो रिसीट्स है उसका 50% आप अगर दिखाते हैं तो आपको वो विशेष फायदा जो हम प्रिजम्पटिव इनकम का कहते हैं वो मिलता है। तो इसमें वो 6% वाला बिजनेस के टर्नओवर का प्रॉफिट वाली फॉर्मूला नहीं चलेगी। हालांकि डॉक्टर अगर मेडिकल स्टोर चलाता है तो वो बिजनेस है, हॉस्पिटल चलाता है तो वो बिजनेस है, पर वो प्रोफेशनल प्रैक्टिस करता है तो वो प्रोफेशन है। लक्ष्मण, प्रोफेशनल प्रैक्टिस करते हैं तो प्रोफेशन, इसका खास ख्याल रखिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग आपने समझा दिया, चूंकि बहुत लोगों में कन्फ्यूजन होता है, चूंकि टैक्स की देनदारी भी दोनों में अलग अलग हो जाती है। हम लोग कई एपिसोड में चर्चा भी किए हैं। तो मुकेश पटेल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का बहुत ही आसान भाषा में, बिल्कुल गहराई में जाकर जवाब देने के लिए।
तो आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी से, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। अपना सवाल जब लिखें तो अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें, ताकि ऐसे सीधे आपको टैक्स गुरु से आपकी बातचीत करवा सकूं। तो टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।